नमस्कार बच्चों, RKS मैथ सी कक्षा चैनल पर आपका स्वागत है। तो हम 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज कर रहे थे और उसके कुछ 23 प्रश्न अपने ले चुके हैं, कुछ महत्वपूर्ण, और आगे के कुछ प्रश्न और लेते हैं। तो चलते हैं प्रश्नों पर। तो 24वें महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में बच्चों मैंने आपके लिए चयन किया है गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरणों को हल करना। तो मैं इसके एक दो क्वेश्चन आपको हल करके बताऊंगा। पहले मैं उनके तरीके बताता हूं आपको कि किस प्रकार से आप इनके प्रश्न हल कर सकते हैं। मैं द्विघात समीकरणों को हल करने की गुणनखंड की विधि बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताऊंगा कि इसमें दो प्रकार के सवाल होते हैं, अपने आप उनको कैसे हल करेंगे। और ऐसा एक प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाएगा। तो ये आपको 3.3 के प्रश्नों में भी मिलेंगे और 3.1 में जो शून्य ज्ञात करने होते हैं, फिर उनके गुणांकों का और शून्यकों का सत्यापन करना होता है, वहाँ भी ये काम आते हैं आपको। तो गुणनखंड विधि से हम हल करना सीखते हैं और कि किस प्रकार से इसके प्रश्नों को हल किया जाता है। मैं बिल्कुल एकदम आसान विधि आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप जानिए बच्चों कि गुणनखंड विधि से हल करने के दो तरीके होते हैं। तो पहले तो आपको पहचानना है कि सवाल कौन से दो प्रकार के होते हैं, उनकी पहचान जो है वो कैसे होती है। तो इस विधि का जो एक होती है योग विधि और दूसरी होती है अंतर विधि। तो आप सवालों को कैसे पहचानेंगे कि ये योग विधि से होगा और ये अंतर विधि से होगा। तो इसकी पहचान जब आप ध्यान से सुने कि आप किसी भी गुणनखंड को आप देखें जिसको आपको हल करना है, उसमें आप यहाँ देखें तीसरे स्थान पर ये जो आपका चिन्ह है यहाँ पर, यदि यहाँ पर प्लस है तो ये योग विधि से होगा, यानी प्लस है तो योग विधि से होगा। और यहाँ पर आप देखें कि ये माइनस है तो वो अंतर विधि से होगा। ठीक है, तो ये पहचान होगी इसकी। ये चिन्ह आपको जो दूसरे स्थान पर होता है, ये इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। आपको सिर्फ ये देखना है कि तीसरे स्थान पर जो चिन्ह लिखा हुआ है वो यदि प्लस है तो योग विधि से होगा। प्लस का मतलब योग और माइनस का मतलब अंतर। अब ये कि हम इन प्रश्नों को कैसे हल करें, कि योग विधि से कैसे हल करेंगे और अंतर विधि से कैसे हल करेंगे। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक चीज ध्यान रखें कि आप सबसे पहले बाह्य पदों के गुणांकों को गुणा करें। तो आप देख सकते हैं कि बाह्य पद का गुणांक यहाँ पर 2 है और यहाँ पर है 3। तो 2 गुणा 3 यानी ये आपके पास आ गया 6। अब ये देखेंगे कि यहाँ पर जो 5 है उसको अपने ऐसे 2 संख्याओं में विभाजित करेंगे, 2 टुकड़ों में बांटेंगे जिनका योग कितना आना चाहिए। योग विधि में योग कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए, और गुणनफल कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो जब छोटी संख्याएं होती है तो आप अंदाजा लगा करके उनको हल कर सकते हैं, लेकिन जब बड़ी संख्याएं आ जाती है तो आपके लिए थोड़ी मुश्किल होती है। तो आप गौर से सुनिए, आप क्या करेंगे जब योग विधि से प्रश्न करें तो आप यहाँ पर जो देख रहे हैं संख्या 5, मध्य पद में जो देख रहे हैं 5, तो आप क्या करें, इसके एक कम में एक जोड़ें, यानी आप 4 में 1 जोड़ें, यानी इसके एक कम में 1 जोड़ें, तो 4 और 1 5 हो गया। अब इनका गुणा करेंगे तो ये गुणा इनका आता है 4 एकम 4। तो ये तो हमें गुणा चाहिए 6। तो आप फिर क्या करें, इसमें 1 घटा दें, इसमें 1 बढ़ा दें। तो ये आप कर दें 3 और ये कर दें 2। तो 3 और 2 5 रहेंगे और 3 दूनी कितना आ गया, 6। तो इनका गुणनफल कितना आ गया, 6। तो इस प्रकार से आप किसी भी प्रश्न को, चाहे वो बड़ा भी हो, किसी प्रकार की संख्या हो, तो आप बिल्कुल आसानी से आप जो है वो मेरा ये मानना है कि 10 सेकंड में उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो एक बार फिर सुन लीजिए, आपको क्या करना है, जब योग विधि का प्रश्न हो तो आपको यहाँ जो भी संख्या दिखाई दे रही है इसके एक कम में 1 जोड़ें और फिर उनको गुणा करते जाएं। और जब तक आपका गुणा जो है वो ये बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर नहीं आ जाए, बाहर वाले पदों के गुणनफल के बराबर नहीं आ जाए, तब तक आप गुणा करते जाएं। फिर यदि पहले में नहीं मिलता है तो आप इसको 1 घटाते जाएं और इसको 1 बढ़ाते जाएं। ऐसे ही मैं आपको उदाहरण देके बताऊंगा कि बड़े प्रश्नों को भी हम बिल्कुल आसानी से हल कर सकते हैं। अब हम इसको कैसे हल करेंगे ये देखते हैं कि इस 3 और 2 को कैसे काम में लेना है। तो आप क्या करें, ये जो प्रश्न है यहाँ पर आप 2x² - 5 को आप क्या लिख दें,
3 + 2, बिल्कुल एकदम ध्यान से देखते जाइए आप। इनटू आपके पास क्या है, ये रहा x, यानी 5 को हमने लिख दिया 3 + 2 और प्लस में आपके पास है 3। तो यदि आपको गुणनखंड बिल्कुल नहीं आते हैं तो भी आप आसानी से हल कर सकते हैं। अब आप देखिए कि यहाँ पर आपको जो 2x² - 3 है, तो आगे माइनस है तो आप क्या करेंगे, इस x को 3 से गुणा करेंगे, और चूंकि ये चिन्ह माइनस है तो माइनस जो है वो प्लस से गुणा होकर के और माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस का आ गया 2x प्लस का 3। यानी जब ब्रैकेट के आगे माइनस हो तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाते हैं, इस बात को अब अच्छी तरह याद रखिए। अब आप इनके क्या करें, 2 के जोड़े बना करके इनमें से कॉमन ले लें। तो आप देख सकते हैं कि 2x² और 3x में कॉमन आएगा x, क्योंकि संख्याओं में किसी का भाग नहीं जा रहा है। तो यहाँ बचेगा 2x और यहाँ बचेगा 3, क्योंकि x का हम भाग देंगे x² में तो x बचेगा, और x में x का भाग देंगे तो ये पीछे 3 बचेगा, x कैंसिल हो जाएगा। माइनस, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 2x और +3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं हो वहाँ कॉमन लेना है आपको 1, हमेशा ये याद रखें। तो 2x, और फिर देखें यहाँ पर क्योंकि माइनस है तो अंदर वाला चिन्ह फिर बदल जाएगा, तो इस प्रकार से आ गया। तो आप यहाँ देखो कि ये दोनों जो पद है वो दोनों एक जैसे होने चाहिए, तब आपका सवाल सही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों में समान आ गया, तो इसको हम बाहर निकालेंगे। तो 2x - 3 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ जो ये है भाग इसका, इसमें बचेगा x और यहाँ बचेगा माइनस का 1। अब आप इसके शून्य लें, तो आप इनको शून्य के बराबर रख लें बारी बारी से। तो यहाँ लिखें शून्य, तो शून्य लेंगे तो आप 2x - 3 बराबर 0 लेंगे, और x - 1 बराबर भी क्या लेंगे, 0 लेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि x बराबर आप 3 को उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो गया, और गुणा वाली राशि कहाँ जाती है, भाग में जाती है। तो इस प्रकार x का मान आ गया 3/2, और यहाँ से x बराबर आ गया 1, क्योंकि दूसरी तरफ पक्षांतरण करके ले जाएंगे जिसका चिन्ह बदल जाएगा। तो इस प्रकार से ये शून्य का आपको गुणनखंड विधि से निकालने हैं। तो ये थी योग वाली विधि। अब मैं आपको अंतर वाली विधि बताता हूँ। तो अंतर वाली विधि आप पहचान गए हैं कि जब तीसरे स्थान पर माइनस हो तो माइनस का मतलब हो गया अंतर। अब आप क्या करेंगे, पहले बाह्य पदों का गुणा करेंगे। तो बाह्य पदों का गुणा करेंगे तो बाहर इसमें देखो 9 है और यहाँ पर आपके पास 2, तो इन दोनों का गुणा आता है 18। यानी अब आपको क्या करना है, 3 का अंतर लेते हुए 2 संख्याएं लेनी है जिनका गुणा कितना आता है, 18 आता है। तो इसको आप ध्यान से सुनिए कि किस प्रकार से हम संख्याएं ढूंढेंगे, चाहे कैसा ही प्रश्न हो। तो आप क्या करें, इसके एक ज्यादा में से एक घटाएं। ठीक है, यहाँ से शुरू करें आप इसको। तो 3 का एक ज्यादा क्या होता है, 4, 4 में से एक घटाएं तो आपके पास 3 आता है, लेकिन 4 एकम 4 ही आता है। तो हम तब तक चलेंगे जब तक कि गुणा हमारे पास कितना नहीं आ जाता, 18 नहीं आ जाता। तो अब आप क्या करें, इसमें दोनों को बढ़ाते जाएं ताकि अंतर 3 बना रहे। तो यहाँ पर हो गया 5, यहाँ पर हो गया 2, 5 में से 3 गया 2, नहीं 5 में से 2 गया 3 आ गया, लेकिन 5 दूनी 10। तो और आगे चलेंगे तो यहाँ कर देंगे 6, यहाँ कर देंगे 3। तो 6 में से 3 गए 3 ही आएंगे, और 6 दिए कितना हो गया 18। तो इस प्रकार से हमारी संख्याएं क्या बन गई, 6 और 3। अब इसको कैसे लिखेंगे ये भी आप ध्यान से देखिए। तो पहले हम ये लिखेंगे 9x² माइनस, बिल्कुल इसी प्रकार से आप लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे आप 6 - 3 इंटू x, यानी आपने 3 की जगह क्या लिख दिया, 6 - 3, और माइनस में आपके पास कितना है, 2 है, बराबर 0। अब ये ब्रैकेट खोलें आप, आगे का हल करने का तरीका दोनों का एक जैसा ही है। तो -6x, और देखो यहाँ माइनस है तो ये चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस। ब्रैकेट के बाहर माइनस और अंदर वाला चिन्ह बदल जाता है, इस बात को अच्छी तरह आप याद रख लें। तो 3x हो गया और माइनस में 2 बराबर 0। अब यहाँ पर आप क्या करें, इनके 2 के जोड़े बनाकर कॉमन ले लें। तो 9 और 6 में से कॉमन आता है 3, 3 का भाग जाता है दोनों में, और साथ में आएगा x। तो यहाँ देखेंगे 3 3 9, 3 आ गया और 1 बच गया x, -3 दूनी 6, और x कॉमन चला गया।
यहाँ पर आप फिर देखिए बच्चों 3x और 2 में कोई कॉमन नहीं आता तो आप कॉमन 1 लेंगे। जब कुछ भी कॉमन नहीं आता हो तो 1 कॉमन आता है और यहाँ पर अंदर की संख्याएं बिल्कुल वैसी ही बच जाती हैं 1 कॉमन लेने पर। तो आप यहाँ देखें कि ये दोनों में समान आ रहा है तो आप इसको कॉमन निकालें तो 3x माइनस 2 कॉमन आ गया, आपके पास यहाँ बचेगा 3x और यहाँ पर प्लस में आ गया 1 बराबर 0। अब आप इसके शून्य निकालें तो शून्य निकालने के लिए क्या करें, आप इनको शून्य के बराबर रखें। तो मैं यहाँ लिखता हूँ तो एक तो हो जाएगा 3x माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर हो गया, 2 को आप दूसरी तरफ ले जाएंगे प्लस हो जाएगा और गुणा वाली राशि जाएगी भाग में। तो इस प्रकार से ये आ गया आपके पास 2/3 x का मान। और दूसरा आपके पास क्या है 3x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर आप ले लेंगे तो 1 को आप दूसरी तरफ ले जाएंगे पक्षांतरण करके तो -1 हो जाएगा और गुणा वाली राशि जाएगी भाग में। तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं -1/3। तो इस प्रकार से 2 शून्य का आपको ज्ञात हो गई। तो इन सारे प्रश्नों को आप 2 भाग में बांट लेंगे, यानी योग वाले प्रश्न किस प्रकार से होंगे और अंतर वाले किस प्रकार से होंगे। तो ये चिन्ह जो है इनका निर्णायक होता है। जहाँ पर प्लस है तो योग वाली विधि से होगा और माइनस है तो अंतर वाली विधि से होगा। और योग वाली विधि हो तो आप क्या करेंगे, इसके एक कम में एक जोड़ेंगे। इस विधि को आप 2-3 बार सुने और फिर आगे बढ़ें। और यहाँ पर जब अंतर वाली हो तो आप क्या करेंगे, इसके एक ज़्यादा में से एक घटा करके इसको शुरू करेंगे। तो ये जो प्रक्रिया है इसको आप क्या करेंगे, रफ कॉपी में करेंगे, रफ पेज पर आप इसको हल करेंगे। ठीक है, ये इतना जो है ताकि आपको प्रश्न के अंदर अनावश्यक चीज़ें नहीं लिखनी पड़े। तो अब मैं कुछ बड़े प्रश्नों को लेकर के आपको जो है वो हल करके बताता हूँ किस प्रकार से इस गुणनखंड विधि में हम जो है बड़े प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। और इस प्रकार का एक सवाल जो है वो निश्चित रूप से पूछा जाएगा। तो मैं कुछ उदाहरण लेकर के आपको बताता हूँ। तो यहाँ मैंने आपके लिए 2 प्रश्न लिए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 5x² माइनस 18x प्लस 16 बराबर 0। तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करें, बाहरी पदों का गुणनफल करें। तो बाहरी पद कौन सा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 है और यहाँ पर है 16। तो आप इनको गुणा करेंगे तो 5 गुणा 16 यानी आपके पास आ गया 80। अब आप क्या करेंगे, क्योंकि ये प्रश्न योग का है, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है आपके पास प्लस आ रहा है, तो प्लस आए तो योग वाला और माइनस आए तो अंतर वाला। तो यहाँ माइनस आ रहा है तो ये अंतर वाला हो गया। तो योग वाले प्रश्नों में आपको मैंने बताया था कि इस संख्या को ऐसे 2 भागों में बांटना है जिनका योग कितना आना चाहिए, 18 आना चाहिए। तो इसका तरीका एक बार आप फिर सुन लीजिए। मैंने आपको बताया था कि आप क्या करें, यहाँ पर जो भी दे रखा है आपको गुणनफल कितना लाना है, 80 लाना है। यहाँ पर जो भी संख्या दे रखी है उसके एक कम में एक जोड़े आप। तो 18 का एक कम कितना होगा, 17। तो 17 प्लस 1, लेकिन 17 और 1 18 होता है, लेकिन 17 एकम 17 गुणनफल सही नहीं आ रहा है। तो आप आगे चलें तो यहाँ पर आप क्या करें, 16 प्लस 2 18 होता है, लेकिन 16 दूनी 32। फिर आगे चलें 15 प्लस 3, तो 15 3 45 होता है। इनका जोड़ तो 18 है लेकिन गुणनफल इनका 45 आ रहा है। तो फिर आगे चलें तो 14 प्लस 4। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम इनको घटाते जा रहे हैं और इनको बढ़ाते जा रहे हैं ताकि योग समान बना रहेगा। तो 14 चौके 56, अब भी नहीं आ रहा है। तो आप आगे चलें तो 13 प्लस 5 18 होते हैं, लेकिन 13 पंजे 65। फिर तो आप देखें कि 12 प्लस 6, तो 12 प्लस 6 18 होते हैं, लेकिन 12 6 के 72 होते हैं। फिर आप देखेंगे कि 11 प्लस 7 18 होते हैं, लेकिन 11 7 77 ही होते हैं। गुणनफल हमारा 80 नहीं आ रहा है। तो आगे चलेंगे तो यहाँ हो गया 10 प्लस 8। तो आप देख सकते हैं कि 10 प्लस 8 का जो जोड़ है वो 18 होता है, 10 8 80 हो गया। तो इस प्रकार से आपको 10 सेकंड में उत्तर मिल सकता है। आप बस आप इनको घटाते जाएं, इनको बढ़ाते जाएं ताकि योग आपका 18 बना रहे और गुणनफल आप चेक करते रहें। तो गुणनफल इनका आ गया 10 8 80 आ गया। तो 80 हमें लाना था। तो अब आप क्या करेंगे, इसको उसी प्रकार से लिखेंगे। तो 5x² माइनस 10 प्लस 8 और इंटू x प्लस कितना हो गया 16। अब आगे की प्रक्रिया जो मैंने आपको बताई थी बिल्कुल वैसे ही करना है।
तो मेरा मकसद था कि आपको इस प्रकार की संख्याएं ढूंढने में हेल्प करना। तो आप इस प्रकार से इन प्रश्नों की संख्याओं को आप ढूंढ सकते हैं आसानी से, और जो गुणनखंड में आपको कन्फ्यूजन होता है कि संख्याएं क्या लें कैसे लें, वो आप बिल्कुल दूर कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये एक मैंने बड़ा प्रश्न लिया है जिसमें 5x² - 2x - 24 बराबर 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चूंकि तीसरे स्थान पर माइनस है तो ये अंतर वाला प्रश्न हो गया। मतलब आप प्रश्नों को दो भाग में बांट करके देखें कि योग वाला है या अंतर वाला है। तो हम देखते हैं कि बाहरी पदों का गुणा, तो यहाँ बाहर 5 है और यहाँ बाहर कितना है 24। तो 5 गुणा 24 आप करेंगे तो 24 पंजे 120 हो गया। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चूंकि अंतर वाला, यहाँ पर अंतर कितना है 2 है। तो आप क्या करें, जब अंतर वाला प्रश्न हो तो जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था कि योग वाले प्रश्न में आपको क्या करना है, एक कम से शुरू करना है, ठीक है। और अंतर वाली विधि में क्या करना है, एक ज्यादा से शुरू करना है घटा करके। तो ये आप अच्छी तरह ध्यान रख लें कि अंतर वाले में क्या करना है, चूंकि यहाँ अंतर कितना है 2 है, तो आप 2 + 1 कितना हो गया 3 में से 1 घटाएंगे। यहाँ पर आप क्या करते हैं, योग वाले में एक कम में एक जोड़ते हैं, योग में जोड़ते हैं और अंतर में घटाते हैं। तो ये दोनों बिल्कुल मिलती जुलती प्रक्रिया होगी कि अंतर वालों में घटाना है, एक ज्यादा में से एक घटाएं। और चूंकि इनका गुणा 3 एकम 3 आ रहा है, हमें गुणा लाना 120। तो आप फटाफट आगे चलें संख्याओं में। तो यहाँ पर 4 - 2 फिर 5 - 3, तो गुणा बहुत छोटा आ रहा है तो आप चलते रहें। 6 - 4, 7 - 5, 8 - 6, 9 - 7, 10 - 8, तो 10 8 80 तक पहुंच गए। तो 11 - 9 और 12 - 10। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 12 धाया कितना हो गया 110 हो गया ना। आप 10 सेकंड में संख्याएं ढूंढ सकते हैं। बस आप क्या करें, इसके एक ज्यादा में से एक घटाएं और फिर आप दोनों को बढ़ाते रहें। बस ये ध्यान रखना है कि योग वाले में आप एक कम करते जाएंगे और इधर बढ़ाते जाएंगे, इसमें दोनों को ही बढ़ाते जाएंगे ताकि अंतर आपका समान बना रहेगा। आप देखेंगे अंतर सब में कितना आ रहा है, यहाँ पर 2, यहाँ भी 2, तो यहाँ अंतर 2 बना रहेगा और यहाँ पर योग कितना बना रहेगा 18 बना रहेगा। तो 12 × 120 हो गया। अब आप क्या करें, इसको 5x² माइनस आप 12 - 10 इस प्रकार से लिखें और माइनस में 24 बराबर 0। तो आप देख सकते हैं कि अब आगे की प्रक्रिया बिल्कुल वैसी है जैसे मैंने अभी समझाया था आपको। तो यहाँ पर आप देखें बच्चों कि योग वाले प्रश्नों को और अंतर वाले प्रश्नों को आप किस प्रकार से हल करेंगे। तो इस विधि को 2-3 बार पलट कर देखें कि योग से मैंने आपको क्या सिखाने की कोशिश की है और अंतर से क्या सिखाने की कोशिश की है। और सबसे पहले तो ये कि योग और अंतर वाले प्रश्नों को पहचानेंगे कैसे। तो एक बार फिर सुन लीजिए। आप तीसरे स्थान पर यहाँ पर यदि प्लस देखते हैं तो ये योग वाला प्रश्न हो गया, और यदि तीसरे स्थान पर यहाँ पर आप क्या देखते हैं माइनस, तो ये अंतर वाला प्रश्न हो गया। फिर योग वालों की संख्या कैसे ढूंढते हैं और अंतर वालों की कैसे ढूंढते हैं, ये प्रक्रिया अब आपको समझ में आई होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार से आप गुणनखंडों के प्रश्न हल करने में जो है वो सफल होंगे। और इस विधि को 2-3 बार आप सुने तो निश्चित रूप से ये जो आपकी बिल्कुल समझ में आने वाली है। और ये प्रश्न आपको बहुत जगह काम आते हैं, केवल गुणनखंड में ही नहीं, बहुत सारी जगह हम और भी ऐसे ये गुणनखंड में काम आते हैं योग अंतर वाले, और आपको निश्चित रूप से सीखने चाहिए। तो आप इन प्रश्नों को हल करें। अब कुछ 1-2 प्रश्न और देखते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, ये कुछ अस्मिकाओं के प्रश्न हैं। तो वैसे तो बोर्ड ने जो संशोधित सिलेबस जारी किया था उसमें अस्मिकाओं को हटा दिया गया, लेकिन बोर्ड का जो मॉडल पेपर जारी हुआ है उसमें एक प्रश्न आपने देखा होगा कि इस प्रकार से अस्मिकाओं का दिया हुआ है। तो बहुत सारे बच्चों ने इस प्रश्न के बारे में पूछा है और उनको चूंकि ये प्रश्नावली जो है 4.2 नहीं कराई गई है, लेकिन चूंकि एक बोर्ड के जो मॉडल पेपर में ये प्रश्न दे रखा है और बहुत सारे डेस्क वर्क के जो पेपर्स हैं उनमें भी ये प्रश्न दे रखा है। तो आज अपने क्या करते हैं कि एक प्रश्न हल करके आपके इस डर को दूर कर देते हैं कि आप इन प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। अगर पूछ भी लिया जाए तो कैसे हल करेंगे इसको समझने के लिए देखो, ये अस्मिकाएं जो होती है, जैसे आप समीकरणें जानते हैं कि आपने समीकरणें बहुत सारी पढ़ी है, जैसे x + y = 2, ये एक समीकरण होगी। तो इसमें दोनों पक्ष क्या होते हैं, संतुलित होते हैं, बराबर का चिन्ह होता है बीच में। लेकिन अस्मिकाएं जो होती है
उनमें बराबर का चिन्ह नहीं होकर के बड़ा या छोटे का चिन्ह होता है, तो ये असमीकाएं होती है। तो इस प्रकार के प्रश्न अपने कैसे हल करेंगे, अगर पूछ भी लिया जाए तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं। ये प्रश्न उनसे ही आसान होते हैं जो समीकरण अपने हल करते हैं ग्राफ में, उनसे आसान ही है। तो एक प्रश्न मैं आपको यहाँ से लेकर के बताता हूँ। जैसे हमने देखा कि ये प्रश्न मान लीजिए हमारे पास है y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -4। तो इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे, इसका हल क्षेत्र कैसे ढूंढेंगे। तो हमारे पास ये प्रश्न जो है y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -4, यानी y का मान या तो 4 के बराबर है या y का मान 4 से बड़ा है। तो इसका हल क्षेत्र ढूंढने के लिए आप पहले क्या करेंगे, आप गौर से सुनिए। पहले आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण, यानी इसके बिंदु ढूंढने के लिए आप क्या करें, समीकरण लिखें इसकी। तो समीकरण लिखने के लिए आप क्या करें, यहाँ से जो बराबर का चिन्ह है केवल एक आप बराबर का चिन्ह लें, यानी y इक्वल टू -4 लें, ठीक है। और जब हल क्षेत्र ढूंढेंगे तो हम इस असमीका को काम में लेंगे। तो आप पहले क्या करें, y बराबर -4 लें, सिर्फ ये बराबर वाला चिन्ह लेंगे। अब आप क्या करें, एक सारणी बना लें और सारणी में जो है इस प्रकार से 4 खाने बना लें आप। तो ऊपर आप यहाँ पर लिख लें x, यहाँ पर आप लिख लें x और यहाँ लिख लें y। अब चूंकि आपको यहाँ दे रखा है y इक्वल टू -4, यानी y बराबर -4 है, तो y वाले खाने में क्या भर लें, सभी खानों में -4 भर लें। और x वाले खाना में आप अपनी मर्जी से 0, 1, 2 भर लें। यानी आपको जो x का मान दे रखा हो यदि, तो आप x वाले खाने में भर लें, और y दे रखा है तो y वाले खाने में भर लें, और दूसरे में अपनी मर्जी से मान भर दें। क्योंकि हमें यहाँ y बराबर -4 दे रखा है, तो हमने y वाले खाने में -4 भर लिया, और x वाले खाने में अपनी मर्जी से हम मान भर सकते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे जो बिंदु बन गए हैं वो हो गया 0, -4, और दूसरा b बिंदु बन गया आपके पास 1, -4, और c बिंदु बन गया आपका 2, -4। अब हम इनको ग्राफ में अंकित करेंगे और फिर हल क्षेत्र ढूंढने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे असमीका। तो हल क्षेत्र ढूंढने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ लिखें असमीका। तो असमीका जब आप लिखेंगे तो आप यहाँ पर बराबर का चिन्ह नहीं लिखेंगे, आप ये लिखेंगे सिर्फ y इज ग्रेटर देन -4, यानी y -4 से बड़ा है। आप यहाँ बराबर का चिन्ह नहीं लें, सिर्फ बड़े होने का चिन्ह लें, और आप क्या करें, y के स्थान पर 0 रख दें। y बराबर 0 रखने पर या y बराबर 0 लेने पर, यानी y के स्थान पर आप 0 ले लो, तो आप देखेंगे कि 0 इज ग्रेटर देन -4। तो चूंकि ये सत्य है, 0 4 से बड़ा होता है, माइनस की हर संख्या से 0 बड़ा होता है, तो ये सत्य है। तो हम 0 वाला पक्ष जो है वो छायांकित करेंगे। मैं आपको ग्राफ में बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से, यदि ये सत्य आता है तो आप कैसे करेंगे, और असत्य आता है तो ये सपोज कीजिए यहाँ पर मान लीजिए प्लस होता 4, तो 0 4 से बड़ा ये असत्य हो जाता। तो सत्य आता है तो आप कैसे ग्राफ में अंकित करेंगे, असत्य आता है तो आप कैसे अंकित करेंगे। तो अब हम चलते हैं ग्राफ पर। हमारे बिंदु जहाँ आप याद रखिए 0, -4, 1, -4 और 2, -4 है आपके पास यहाँ पर, ठीक है। अब हम इन बिंदुओं को अंकित करते हैं, तो मैं आपको ग्राफ पर लेकर चलता हूँ। तो पहला बिंदु हमारे पास था बच्चों 0, -4। तो आप जानते हैं कि x का 0 और y का -4, तो y का -4 यहाँ होगा, x का 0 है, तो ये बिंदु आपके पास आ गया यहाँ पर। आप इस प्रकार देखिए, यहाँ पर हो गया ये बिंदु, यहाँ आप अंकित कर दीजिए ये बिंदु, यहाँ पर ये हो गया 0, -4, ठीक है। ये ग्राफ में थोड़ा कम शो रहा है, आप ध्यान रखिए। यहाँ पर है हमारा 0, -4, तो इसको हमने a नाम दिया था, तो ये a बिंदु हो गया आपका 0, -4, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर दूसरा बिंदु, तो दूसरा बिंदु हमारे पास था 2, -4, 1, -4 था, तो 1x का, तो मैं इस बिंदु को दूसरी जगह लिखता हूँ, इसके स्पेस बचानी है। तो यहाँ पर हम नीचे लिख देते हैं इसको, यहाँ पर a बिंदु जो आपका है वो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, a 0, -4,
फिर आपके पास बी बिंदु जो दे रखा है बच्चों वो है x का 1 है और y का -4, तो ये यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर हो गया आपका बी बिंदु ये, ठीक है। तो बी बिंदु आपके पास हो गया 1, -4, ठीक है। और सी बिंदु आपके पास जो है वो है 2, -4, तो 2 का -4 यहाँ हो जाएगा। तो आपने देखा कि ये हो गया आपके पास सी 2, -4। तो अब आप क्या करिए, यहाँ से इनमें से होती है कि रेखा खींच दीजिए। तो जब आप इस प्रकार से रेखा खींचेंगे तो ये जो है बिल्कुल इस प्रकार से आपके पास एकदम सीधी रेखा बनेगी, ठीक है। ये इस प्रकार से आप देखिए बिल्कुल एकदम सीधी रेखा बनेगी। अब आप इसके क्या कर दीजिए, दोनों तरफ तीर का निशान लगा दीजिए। यहाँ पर आप क्या कीजिए, ये इस प्रकार से तीर के निशान लगा दीजिए। तो अब आप देखेंगे कि चूंकि हमारे पास जो हमने अस्मिका की जांच की तो वो सत्य आया था, तो 0 आप कहाँ मानेंगे, ये देखो आपका यहाँ पर क्या होता है 0, मूल बिंदु पर 0 होता है। वो जब सत्य हो तो 0 की तरफ वाला जो सेक्शन होता है वो क्या होता है, हल क्षेत्र होता है। तो इसका हल क्षेत्र जो होगा वो आप इस प्रकार से ये इस तरफ का पूरा क्या कर दें आप ऐसे यहाँ पर ये इस प्रकार से छायांकित कर दें यहाँ पर, ठीक है। तो इसका हल क्षेत्र जो है ये हो जाएगा इस प्रकार से। यहाँ पर आप पूरा जो है इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे लाइनें खींच करके आप इसको क्या कर दें, हल क्षेत्र दर्शा दें। तो इस प्रकार से ये इसका क्या हो जाता है, हल क्षेत्र हो जाता है। यहाँ पर आप पूरी जगह जो है पूरी दूरी पर इसकी ये लाइनें दर्शा करके पेंसिल से आप इसका हल क्षेत्र दर्शा सकते हैं। तो इस प्रकार से अस्मिका के प्रश्न भी आप बिल्कुल आसानी से हल कर सकते हैं। और ये कन्फ्यूजन मेरे हिसाब से आपका दूर हो जाना चाहिए और ये डर भी दूर हो जाना चाहिए कि हम अस्मिका का प्रश्न कैसे करेंगे। तो वैसे तो ऐसे प्रश्न जो है वो पूछे जाने की बहुत कम संभावना है, क्योंकि इसमें ग्राफ चाहिए और ग्राफ के लिए एक प्रश्न आपके लिए अलग से आने वाला है। तो ये प्रश्न जो है वो पूछे जाने की बहुत कम संभावना, लेकिन मैंने बच्चों की उत्कंठा के आधार पर ये बताया आपको। तो आज हमने जो ये योग और अंतर की जो विधि सीखी है, त्रिपदीय गुणनखंडों को गुणनखंड विधि से हल करने की जो विधि सीखी है, इसको आप बच्चों अच्छी तरह सीखिए, बहुत ध्यान से इसको देखिए कि योग वाली विधि के प्रश्नों को कैसे पहचानेंगे और अंतर वाली विधि के प्रश्नों को कैसे पहचानेंगे और कैसे इनको हल करेंगे। आप इस प्रकार के और भी प्रश्न करके देखिए और निश्चित रूप से एक प्रश्न जो है वो गुणनखंड विधि से इस बार पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आप आगे के कुछ प्रश्नों को अपने अगले वीडियो में हल करेंगे, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। लेकिन आप जो है वो एक बात और मैं आपको कहना चाहूँगा कि पिछले कुछ दिनों से कोविड के कारण जो है स्थिति गंभीर बनी हुई है। तो सुनने में आ रहा है कि बोर्ड परीक्षा कभी होगी नहीं होगी, लेकिन आप एक बात गौर से सुन लीजिए कि आपकी परीक्षाएं हर हालत में होगी। हाँ, यूँ हो सकता है कि अगर सरकार चाहे तो आगे कर सकती है, लेकिन अभी तक के चूँकि कल ही बोर्ड ने आदेश जारी किए हैं कि परीक्षाएं हर हालत में 6 तारीख से ही संपन्न होगी। तो आप अपनी तैयारी रखिए और किसी भी प्रकार से आपको कन्फ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। आप ये मन से निकाल दीजिए कि आपकी परीक्षाएं नहीं होगी, आपको प्रमोट किया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। आप अपनी तैयारी रखें। और क्योंकि पिछली बार कोविड के अंदर भी परीक्षाएं हमारे राजस्थान बोर्ड में हुई थी, तो इस बार निश्चित रूप से होगी। आप अपनी तैयारी रखें, किसी प्रकार की जो भ्रम की स्थिति में नहीं रहें। तो आप लगातार पढ़ते रहिए, घर पर पढ़िए, स्कूल भी आइए लगातार जब तक आपको बुलाया जाता है। और ऑनलाइन जो स्टडी मटेरियल मैं आपके लिए बना रहा हूँ उसको देखिए, अपने दोस्तों को भी कहिए और ये चीज़ें एक एक करके आप सीखते जाइए। तो मैं परीक्षा के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका परीक्षा में परिणाम अच्छा रहे। और आप कमेंट भी कीजिए ताकि आपके कुछ और प्रश्न यदि आपको पूछने हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ। तो ठीक है बच्चों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।